आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, वहाँ पे 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का ये जो क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, इनका हमें मान खोजना है यानी कि वैल्यू खोजना है। सबसे पहले अंदर का जो ब्रैकेट है उसको निपटाना है। क्या करेंगे, 1/4 में से 1/5 को अगर माइनस करते हैं तो सबसे पहला स्टेप करना है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 4 और 5 का एलसीएम बनता है दोस्तों 20। ठीक है, मैंने 20 एलसीएम ले लिया। 4 की जगह पे मुझे 20 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 हो जाएगा। तो ऊपर भी मैं 5 रख दूँगा, ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया। वैसे ही अगर 5 की जगह पे मुझे 20 करना है तो इधर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 आ जाएगा। तो बना क्या, 5 - 4/20। 5 में से 4 जाता है तो कितना बचता है, 1। नीचे बचे 20, तो 1 क्या बनेगा, 20। यानी कि ये जो पूरा ब्रैकेट है वो बन गया 1/20। सही है, यहाँ तो आपको पता चल गया ये जो सारा ब्रैकेट है 1/20 जो है बन जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, अब दूसरा स्टेप है हमारा 1/3 है। सही है, 1/3 है, उसको डिवाइड किया किससे, 1/20 से। ठीक है, 1/20 से मुझे डिवाइड करा है 1/3। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सी चीज़ है। बीच में जो डिवीजन का सिंबल है उस पे जगह पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, 1/3 को मल्टीप्लाई करने के लिए 1/20 को मुझे उल्टा कर देना पड़ेगा। राइट, किस तरह से, 20/1 कर सकता हूँ। यहाँ जो सिंबल बदला तो ये भी बदल जाएगा, फ्रैक्शन बदल जाएगा, बस सिंपल चीज़ें खत्म हो गया। क्या आया, 1/3 मल्टीप्लाई 20/1। आगे कितना है, इस ब्रैकेट का सब जो हमें प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है 1/3 मल्टीप्लाई 20/1। आगे है 1/2 और प्लस, आगे है प्लस का सिंबल और आगे का हिस्सा है 1/2। सिंपल है। देखिए ये केक तो चला गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1/2 तो दिया है, प्लस दिया है, ये 20/3 यहाँ पे रहेगा। अब क्या करना है, नीचे कितने हैं, 2 और 3, दोनों का क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है। कितना बना, 2 और 3 का एलसीएम 6। और ऊपर कितना मुझे लेना है, देखिए इधर मुझे 6 करने के लिए इधर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, नीचे और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 से, तो ऊपर 3 बन गए। वैसे ही इधर मुझे 6 लेने पड़िए के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 20 और 2 40 बन जाएंगे। 40 + 3 3, और नीचे से कितने बचे थे, 6। 43/6 कहाँ है, ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर बनेगा। 43/6 जो है इसका मान। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या कहा है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 20 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। सबसे छोटी संख्या मुझे और लास्ट में डी कौन सा है, 97। चलिए मैं यहाँ पे नहीं दिख रहा तो 97 डी में लिख देता हूँ। सबसे छोटी खोजनी है हमें और शेषफल उसका बनता है 7। मुझे मैं स्टार्ट करूँगा कहाँ से, सबसे छोटी कौन सी है, 60, ऑप्शन ए सबसे छोटा है। तो चलिए करते हैं, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमें 15, 20 और 30 से। यहाँ पे 97 था और 15, 20 और 30। चलिए अब ठीक है, अब दिख रहा है सबको, इनसे डिवाइड करना है। चलिए 60 को मैं 15 से डिवाइड कर सकता हूँ, यस। 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, लेकिन शेषफल भी 7 बचना है, बचता है नहीं, यानी कि सबसे पहले ऑप्शन में ये रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए बात खत्म, ये रिजेक्ट हो गया। 67 को लेकर आइए, चलो 67 को मैं 15 से डिवाइड करता हूँ, 15 4 60 बने, शेष कितनी बची, 7। चलिए ये तो सही हो सकता है, चलो 15 से हो रहा है काम। 20 से देखो, 67 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो भी 20 और 30, 20 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ गए, और 60 अगर आ जाते हैं तो बनते हैं कितने, 7, उसमें भी 7 बनता है, ये भी सही है। वैसे ही 67 को मैं 30 से डिवाइड करता हूँ तो भी 30 और 2 मल्टीप्लाई करोगे 60 आ गए, और बचे कितने, 7। चलिए ये भी सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे ये सारे जो चीज़ें हैं उनका समाधान कर रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर बनेगा। यदि x + 1/x इज इक्वल टू 4, x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है हमें। राइट, क्या खोजना है हमें, x² + 1/x²। तो क्या लगता है हम सारे प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें इसको कोई भी छेड़ना नहीं है। क्या करना है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, कौन सा है, जो बीच में अगर प्लस का दिया है, राइट, और हमें x² ही उसका खोजना है, तो क्या आएगा, x² + 1/x² इज इक्वल टू, राइट, बीच में अगर प्लस है
तो यहाँ इधर आएगा इज इक्वल टू राइट साइड क्या आएगा एन स्क्वेयर प्लस है तो -2। ये क्या है, ये है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² का फॉर्मूला है। अगर एक्स स्क्वेयर -1/x² होता तो मैं इधर एन स्क्वेयर -2 के बीच में +2 रखता, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत है -2 की। अब एन क्या है, एन दिया है दोस्तों इधर 4 का स्क्वायर कितना बना है 16 में से मुझे कितना माइनस करना है 2, बचे कितने 14। कहाँ है ऑप्शन ए मेरा सही आंसर बन गया। √256 कितने बने 16, डिवाइड किससे किया उसको √4 से, √4 से मुझे क्या करना है डिवाइड जो है मुझे यहाँ पे करना है। चलिए √4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलते हैं 16 के नीचे पे कितने मिल जाएंगे मुझे दोस्तों, यहाँ पे मिल जाएंगे 2। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए 16 का रूट कितना निकला, अरे √256 का 256 का कितना निकला 16 निकला, डिवाइड बीच में आ गया। √4 का कितना आया 2, मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखना ये जो चीज़ मैंने की यहाँ पे ये खास याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों को नीचे लेकर आएंगे तो पूरा ही आंसर गलत हो जाएगा, राइट। 16 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 8 बजे, 8 को मल्टीप्लाई करता है 3 से 24 आएगा, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर बनेगा। चलिए दो संख्याओं का योग है 40 और उनका अंतर है 8, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए दो संख्याओं का योग 40 है, मान के चलते हैं मैं एक संख्या को x लेता हूँ दूसरी संख्या को y लेता हूँ, दोनों का योग मुझे मिला है यहाँ पे 40। अब दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, मान के चलते हैं मैं एक x लेता हूँ माइनस y लेता हूँ और मुझे मिलता है 8। बहुत ही सिंपल है। अब तो करना क्या है प्लस y माइनस y दोनों चले गए, x प्लस x कितने बने 2x इज इक्वल टू कितने आए 40 को प्लस 8 ऐड करता हूँ तो कितने बने 48। x मुझे मिल जाएंगे कितने मिले 24 मिलेंगे, क्योंकि 48 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 2x से, तो मुझे x इज इक्वल टू 24 मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है दोनों का योग है 40, यानी कि ये तो सही कि दोनों का योग x प्लस वाई बनेगा 40, यानी कि मैं सिंपल समझूँ अगर x मुझे 24 मिला तो मैं y 40 करने के लिए y की जगह पे मैं 16 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। यस तो 16 मेरा y बन जाएगा, राइट 16 बन गया मेरा y। 24 और 16 में डिफरेंस कितना बना 8 का डिफरेंस, तो ये भी दोनों समाधान हो रहा है। अब क्या है दोनों का मुझे गुणनफल खोजना है, 24 का गुणनफल और 16 का जो मुझे गुणनफल खोजना है। चलिए उसके लिए क्या करेंगे 24 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया, यानी कि लास्ट डिजिट 4 बन रहा है यहाँ पे, राइट। कैरी आएगी 6, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 में 6 38, कहाँ है ऑप्शन बी मेरा सही आंसर बनेगा 384 384। चलिए A/B 3/4 है, B/C है 8/9, तो A/C खोजना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए A/B/C जहाँ पे दो दिए हैं, A/B कितने दिए हैं 3/4 और B/C कितने दिए हैं 8/9। जहाँ पे स्पेस बनता है उसके पास से ही चिपका दो, 4 को चिपका दो C की जगह पे, राइट। और यहाँ पे A में अगर स्पेस बनता है तो 8 को चिपका दो इधर, सबको में जो निकल रहे हैं निकाल दो। देखिए 4 है और 8 है, तो मैं सबको 4 को निकाल देता हूँ, तो 8 में से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 बचेंगे, इधर 2 आ गए, ये 4 निकल गया, ये 4 निकल गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बने और इधर 8 आए और इधर आएंगे 9, 6 8 और 9। मुझे खोजना क्या है A और C, 6/9 बन गए। 6/9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ तो कितना बने इधर बनेंगे 2 और इधर बने 3, 2/3। कहाँ है ऑप्शन बी में मेरा सही बना। एक वस्तु को 600 में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, ठीक है 25% उसमें प्रॉफिट हुआ। यदि उसे 480 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, जो भी होगा लाभ और हानि क्या होगा। देखिए 600 में बेचता हूँ तो मुझे 25% का लाभ, यानी कि जो क्रय मूल्य 100% है उस पर मुझे मिलता है दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य 100% उस पर 25% लाभ मिला। ये अगर मैं 600 में किसी चीज़ को बेचता हूँ तो मुझे क्रय मूल्य 100 पे 25% ज़्यादा मिलेगा, 100 में 25% मिला। अगर मैं इसको 480 में बेचता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो आंसर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 480 को मल्टीप्लाई करूँगा 125 से, डिवाइड कर दिया 600 से, ये जीरो चला गया, सही है।
अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल ऐसा भी लिख सकता हूँ, 12 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 60 बन जाएंगे। वैसा ही 125 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर आ जाएंगे 25। 48 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर जाएंगे 4। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना, कहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 100 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसका नहीं कहीं, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल ही, चलो इसमें समझते हैं। देखिए मान कर चलिए 600 की वस्तु है, 600 की वस्तु पे उसका जो हिस्सा है वो 125% है। यानी कि अगर 600 पे 125% यानी कि अगर उसके 5 हिस्से ठीक ठाक किए जाए तो 120 हर हिस्से में बचता है। 120 क्या होगा, हर हिस्से में बचेगा। सही है, 120 क्या होगा, हर हिस्से में बचेगा। यानी कि अगर मैं 120 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 600 मिल जाएंगे, तो 120 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे 100% मिल जाएंगे। राइट, 4 हिस्से टोटल बनेंगे और 5वां हिस्सा में जो प्रॉफिट वाला हिस्सा में निकाल देता हूँ तो मुझे 480 बनेंगे, 600 में निकालते। राइट, 480। अगर 480 में बीतता हो तो मुझे 0% जो है लाभ होता है, जो हानि हो गया। राइट, तो हम सही थे, जो हमें वहाँ पे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100 जो आंसर बन रहा है वो आना सही था। इसका मतलब न तो लाभ होगा न तो हानि होगी, यानी ऑप्शन नहीं दिए है, लेकिन सही आंसर ये होगा, न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। चीनी की कीमत 20% की वृद्धि होती है, एक उपभोक्ता को यानी कि कस्टमर को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस खर्च को अपरिवर्तित रहे, उसका बजट में कोई भी डिफरेंस ना आए। क्या हुआ, एक चीनी शुगर है, मान के चलते हैं पहले 1 किलो का जो है दोस्तों 100 रुपया था। राइट, 100 रुपया 1 किलो का था। अब उसमें 20% कीमत बढ़ गई, लेकिन उसको खरीदनी तो उतनी ही है, तो उसमें जो अब कंजम्पशन जो है कम करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि बजट तो उसका 100 रुपये ही है, हर महीने वो 100 रुपये की चीनी खरीदता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, देखिए x/100। जब जब कमी यहाँ पे दिखाई दे या तो वृद्धि दिखाई दे तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस रखना है। मान के चलते हैं यहाँ पे मुझे वृद्धि दिखाई दी तो नीचे का 100 में ऐड करना है, 100 प्लस हुआ मल्टीप्लाई 100, ये बन गया मेरा फॉर्मूला। सही है, एक्स क्या है, जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो 20%, एक्स से 20, 100 प्लस एक्स यानी कि 120 मल्टीप्लाई 100 से। 20 को मैं 120 को अगर तो 100 से 6 से डिवाइड करता हूँ, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 120 आ गया, वैसे ही इधर आएगी 6, ऊपर बचे 100। 100 को मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, यानी कि 16 2/3% जो है आंसर बनेगा। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर बनेगा। सिंपल चीज़ है एकदम। देखिए 400 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला हूँ, आपको उनका पूरा सब निपटाने नहीं रखूँगा। I = PR/100। बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, पी दिया है 400, आर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और एन मुझे ड्यूरेशन 2 साल, और 100 से मुझे डिवाइड करना है। जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा बनेगा यहाँ पे आंसर। राइट, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और सेम वही। देखिए 2000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए जब जब ऐसी चीज़ आ जाए और अचानक से आपको पता ही नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो अगर आप फॉर्मूला करना नहीं चाहते, फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट वाला एग्जाम्पल, चलो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं किया, जब मुझे नहीं फॉर्मूला आता, ऐसा नहीं है, मैं बिना फॉर्मूला कैसे कर सकता हूँ। चलिए साधारण ब्याज दिया है, ठीक है, मान के चलते हैं 400 रुपये है, उसका 4% 1 साल का कितना, मुझे 2 साल का पूछा, मैं सिर्फ 1 साल का निकालूंगा। 400 का 4% 1 साल का बनेगा दोस्तों 16 रुपया ही बनेगा। राइट, 400 का 4% 1 साल का 16, पूछा है 2 साल का, सेम वही 16 दूसरी बार भी बनेगा, दूसरे साल कितना बने 32। मेरा ऑप्शन ए मेरा सही बन गया। चलिए या कोई फॉर्मूला की जरूरत, वैसे मान के चलते मुझे, चलो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं, चलो एग्जाम में गया मैं भूल गया, अब क्या करूँगा। 2000 की राशि है, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट खोजना है। राइट, जहाँ पे हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट खोजा है। 2000 की राशि है, 10% उसका सबसे फर्स्ट ईयर है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट खोजना है। कितना बना, 200 रुपये बने, 2000 का 10% बन गए। अब दूसरे साल का भी खोजना है। चलिए एक तो 200 बन ही जाएंगे, लेकिन ये 200 है, कंपाउंड है, यानी कि जो ब्याज है उस पर भी ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनता है, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो 200 का 10%, एक साल का 10% कितना बनेगा दोस्तों, यानी कि उसका 10वां हिस्सा कितना बना, 20। तो ये टोटल बन गया 200 200 400 420। ऑप्शन बी मेरा 420 क्या बना, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आंसर मिल गया। यहाँ कोई फॉर्मूला कुछ भी जरूरत नहीं होती।
ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला कार्य 20 दिन में करता है तो बी अकेला वही काम कितने दिन में पूरे करेगा? ए और बी दोनों भाई मिल जाएंगे, एक काम को 12 दिन में निपटा देंगे। ए अकेला वो काम करने लगेगा, 20 दिन में करेगा। मुझे खुद ना बी अकेला को, ठीक है, इस तरह का आपको लिख देना है। दोनों का एल्शियम कितना बना है? 12 और 20 का दोस्तों एल्शियम बनेगा 60 बनेगा। 12 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 60 आ गए। वैसे ही 20 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 60 आ गए बर, ठीक है। अब मुझे खोजना है, मान के चलिए ए प्लस बी में से मैं ए को निकाल देता हूँ, यानी कि जो ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी है? 5, उसमें से ए की कार्यक्षमता मुझे 3 दी गई, उसको निकाल देता हूँ तो मुझे 5 में से 3 निकालता हूँ, मुझे बचेंगे 2। 2 किसके मिले? 2 कार्यक्षमता मुझे मिली बी अकेले की। तो 60 टोटल वर्क है, टोटल वर्क 60 है, उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 30 मिलेगी, यानी कि ऑप्शन बी, 30 दिन में बी अकेला वो काम कर लेगा। सही है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, यह 20 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है, तो उसकी रेलगाड़ी की लंबाई खोजने ये फॉर्मूला रट लीजिए। 5/18 मल्टीप्लाई स्पीड जो है 90 घंटे, टाइम जो यहाँ पे गया है 20, और ट्रेन की लेंथ TL। बस सिंपल है, यह चीज़ आपको याद रखनी है। कोई भी चीज़ यहाँ पे ना तो कन्वर्ट करना है, कोई कुछ भी नहीं करना है, क्या निपटा जो लिखा है चिपका देना है। 5/18 है, स्पीड दी है मुझे 90 घंटे 90, टी दिया है 20 सेकंड, लिख दिया, कुछ भी नहीं करना है। TL मुझे मिल जाएगा, ट्रेन की लेंथ मुझे खोजनी है। 90 को 18 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ऊपर आ जाएगा 5, ये 5 25, मुझे मल्टीप्लाई करना है 20 से। 25 और 20 में यहाँ पे नॉर्मल नहीं करूँगा, सबसे पहले 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 50 मिल जाएंगे। ये 0 है, साइड में चिपका दूँ, 50 के पास में 500 बन गया, 500 मीटर, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर आएगा। देखिए 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाले एक बस 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? सिंपल, सबको पता है। दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 40, और टाइम कितना दिया है? टाइम मुझे दिया है 6 घंटे। 40 स्पीड है, 6 घंटे टाइम दिया है, मल्टीप्लाई हो गया हमारा, 40 को 6 से मल्टीप्लाई करता है 240 आ गया। 240 कहाँ है? ऑप्शन बी में। एक वृत्त की परिधि जो दी है 88 सेमी, और उसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। चलो, परिधि का क्षेत्रफल सॉरी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2πr। कितना दिया है? 88। बस चलो, मैं यहाँ पे 88 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो इधर कितने आएंगे? 44 आ जाएंगे। सही है। अब पाई की जगह पे मैं क्या रखता हूँ? 22/7 भी रख सकता हूँ, ठीक है, 22/7 भी रख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला भी है। क्या है? मुझे खोजना क्या है? क्षेत्रफल खोजना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। πr²। कितना है यहाँ पे? πr दोस्तों, यहाँ पे मुझे πr² निकाल। चलो, इसमें से ज़्यादा उल्ट, और मुझे यहाँ पे πr दिया ही है, राइट, πr दिया है, वो कितना है? 44 मुझे जो है दिया है। चलो, इनमें से ज़्यादा उलझने से अच्छा है कि हम नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, जो इसमें ज़्यादा है आपको वो डिफरेंस हो जाएगा। देखिए 2πr है मेरा 88 है, जो मेरी जो है परिधि। πr में निकालता हूँ तो मुझे 44 मिल गए। पाई की जगह पे मैं 22/7 रख देता हूँ। 44 को 22 से डिवाइड करने पर इधर 2 आ जाएंगे, और 7 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। आर मिल गया मुझे, यानी कि त्रिज्या मुझे मिल गई 14। चलिए, आर तो मुझे मिल गया 14, चलिए ये फिक्स हो गया, आर मुझे 14 मिल गए। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 14। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि आर का स्क्वायर है। 14 को 7 से डिवाइड करने पर 2 बनेंगे, राइट। 22 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 44। 44 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 616 जो है आंसर बनेगा। कैसे मैंने खोज लिया? 14 है, उसको 4 से मैं मल्टीप्लाई किया तो 16 बनते हैं, नहीं सॉरी, 14 के 4 से मल्टीप्लाई करना 56 बनते हैं। तो लास्ट डिजिट कौन सा बना? 6। इसके अलावा किसी के पास है? नहीं है, किसी के पास नहीं, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर बना। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है। एक आयत का क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर, और उसकी चौड़ाई दी गई है मुझे 15 मीटर। चलिए, ये है हमारा आयत, उस पर पूरा क्षेत्रफल है 300, और उसकी चौड़ाई दी है मुझे ये 15 है, तो मुझे उसकी लेंथ भी खोजनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे उसका परिमाप खोजना है, चारों साइड की मुझे उसका डिस्टेंस खोजना है। चलिए, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन। कितना बनता है? 300। लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन बनता है 300। चौड़ाई दी गई है, कितनी दी गई है? 15, तो बी दिया है मुझे 15 = 300। 300 को 15 से डिवाइड करूँ तो इधर कितने आएंगे? 20। मुझे लंबाई मिल जाएंगी, कितनी बनेगी? 20 मुझे आंसर मिल गया, जो है मेरी लेंथ। चलिए, ये 20 हो गया,
उसके सामने ही 15 हो गए और ऊपर 20 हो गया, 20 और 20 40 बनेंगे, 40 और 30 कितने बने 70, 70 मीटर कहाँ है ऑप्शन ए में। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 10√2 सेमी, तो वर्ग का क्षेत्रफल मुझे क्या करना है, खोजना है। देखिए विकर्ण की जो लंबाई होती है उसका एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, x√2, सही है। विकर्ण की लंबाई उसका जो खोजना फॉर्मूला है x√2। कितना दिया है मुझे विकर्ण की लंबाई 10√2, √2 निकाले, x मुझे मिल गया दोस्तों 10, विकर्ण की मुझे लेंथ मिल गई 10। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल खोजना है। वर्ग का क्षेत्रफल खोजने के लिए सिंपल चीज़ है, दोनों विकर्ण, अगर मुझे मेरे पास विकर्ण ही है, विकर्ण की लेंथ दी गई है 10, विकर्ण दोनों विकर्ण को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस। तो जो विकर्ण का स्क्वायर है वो मुझे मिल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों विकर्ण सेम ही होंगे, इसमें छोटे बड़े विकर्ण नहीं होंगे। चलिए तो 10 का मल्टीप्लाई, 10 का स्क्वायर कितना बना 100, 100 कहाँ है ऑप्शन ए में। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 150 वर्ग सेमी, आयतन मुझे खोजना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 6a², कितना है 150, 150 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो ए स्क्वायर मुझे मिलेगा दोस्तों 25, ए मुझे मिल गया है यहाँ पे 5। खोजना है आयतन, वॉल्यूम खोजना है, तो ए का क्यूब, 5 का क्या होगा क्यूब, कितना बना 125 घन सेमी, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। एक त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया है 2:3:4, सबसे छोटा कोण का मान खोजिए। देखिए 2 और 3 का योग कितना होगा 5, 5 और 4 9, 9x, तीनों का योग कितना हुआ 180, x मुझे मिल गया दोस्तों 20, सिंपल है। सबसे छोटा खोजना है 10, सबसे छोटा कौन सा है 2 वाला, 2x, एक्स की जगह पे मैं 20 रख देता हूँ तो मुझे मिल गया 40, 40 कहाँ है ऑप्शन बी में। अगर सबसे बड़ा पूछा होता तो मैं 4x, 4x एक्स की जगह पे 20 रखता हूँ तो 4 और 20 का मल्टीप्लिकेशन 80 बनता, ऑप्शन डी मेरा आता। देखिए 2x+3y इज इक्वल टू 11 और x-1 इज इक्वल टू 3, तो हल करने पर x का मान क्या होगा। चलिए 2x+3y क्या आता है 11, और दूसरा है x-y 3, ओके 2x+3y इज इक्वल टू 11, x-y इज इक्वल टू 3। इनको हमें क्या करना है, हल करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऑप्शन जो दूसरा जो मुझे दिया गया है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लस और माइनस निकालना है। इसको 3 से यहाँ पे रख दिया मैंने, 3 यहाँ पे रख दिया, और 3 की जगह पे मुझे 9 हो गए। चलो +3y -3y निकल गए। इनका क्या करना है एडिशन, 3x + 2x 5x, 11 + 9 20, x मुझे कितने मिले 4, x मुझे क्या मिले 4, एक तो वैल्यू मिल गया 4, ऑप्शन डी मेरा सही, एक सही मान मुझे खोजना था। चलिए संख्या 2, 4, 6, 8, 10 की माध्यिका क्या है। चलिए सबसे पहले सबका एडिशन कर लेते हैं, 2 और 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, टोटल संख्या कितनी है 5। 20 को अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिल गया 6, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही बन गया। 5 5 5 7 7 8 9 का बहुलक यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो डिजिट है रिपीट हो रहा है कौन सा है, 5 तो 2 बार रिपीट हुआ, लेकिन 7 है 3 बार रिपीट हुआ, और 8 और 9 एक बार है, तो 7 मेरा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 50 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी हमें खोजनी है, तो सबसे बड़ी इधर जो ऑप्शन में दी गई वो 14 है, और वो सारी 5 है, यानी कि 14 से जो आएगी वो सबसे कम ही आएगी, 13 आएगी, 12 आएगी, 11 आएगी और 10 आएगी, हो गई 4। देखिए सबसे मैं 10 10 निकाल देता हूँ, तो ये 5 से बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 बढ़ जाएंगे, तो ये तो शायद नहीं है क्योंकि 50 से बढ़ जाएंगे। चलिए मान के चलते हैं, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 12 को ले लेता हूँ, चलो 12 का ले तो दूसरी आएगी 11, 8 और 9, सॉरी 10 और 9, और लास्ट की 8, 5 हो गई, ठीक है। सबसे बड़ी है 12, चलिए 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 11 41, 41 + 9 50 हो गया, यानी कि मेरी सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी 50। दो संख्या हो जाएगा, एस की एलसीएम है 180, एचसीएफ है 1,15, एक संख्या 45 है तो दूसरी क्या है, क्या है फॉर्मूला, एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या एचसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एक संख्या है 45, एलसीएम है 180, मल्टीप्लिकेशन है 15 से,
45 को 3 से डिवाइड 15 से डिवाइड करता हूँ तो 3 मुझे मिल गया। 180 को 3 से डिवाइड करते हो 60 में, 60 क्या है, दूसरी संख्या, ऑप्शन ए मेरा 60 यहाँ पे सही बनेगा। देखिए, किसी विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 480 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 60% टोटल छात्र लड़के हैं, यानी कि 60% लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी हैं, 40%, और लड़कियाँ 40% है तो वो संख्या है 480, तो लड़कों की संख्या मुझे खोजनी है। ठीक है, चलिए, जिसमें 40% जो है लड़कियाँ वो है 180, मुझे 60%, यानी कि हर एक 10% पे कितनी होती हैं, 40% अगर 180 है तो उसके आधा हुए 20%, 20% पे होगी 240, और 10% पे 120 होगी। 120 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 से, क्योंकि 60%, तो कितने बने, 720। 720 क्या हो गए, आपके लड़के। एक व्यक्ति 1000 उधार लेता है, 10% की दर के से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का भुगतान करता है। 200 प्रत्येक वर्ष के अंत में चुकाने के बाद उसे दूसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। चलो, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही डिफिकल्ट भी मुझे, इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि आपको इसको सोचना है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप हमारी टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल और अपडेट आपको दी जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल पे काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।